फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। आप आने वाले समय के बहुत अच्छे टीचर बनने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। आप बहुत अच्छा करेंगे आगे फ्यूचर में, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आज की वीडियो में हम बात किसकी करने वाले हैं, तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने धार्मिक आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ लिया था अपने लास्ट वीडियो में। वो थोड़ा बोरिंग था, ये इतना बोरिंग नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों की गई इसकी स्थापना, ठीक है? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे जिसे हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्यों इसकी स्थापना करनी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। इस विचार को मूर्त एवं व्यावहारिक रूप देने का श्रेय सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम को जाता है। 28 दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई। ए ओ ह्यूम के अतिरिक्त एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। देखिए, ऐसा था कि आपको पता कि हम लोग विरोध बहुत करते थे अंग्रेज़ों का, ठीक है? अंग्रेज़ ऐसी नीतियाँ लेकर आते थे कि उसका विरोध होना जायज़ था, ठीक है? कई सारी वो ऐसी नीतियाँ लेकर आए जिनका हमें विरोध करना था, लेकिन जब भी हम विरोध करते थे, हमें क्या किया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था या शोषण किया जाता था हमारा, ठीक है? मार-पीट होती थी और वो चीज़ वहीं दब जाती थी। हम खुलकर किसी चीज़ का विरोध नहीं कर पाते थे। क्योंकि नहीं कर पाते क्योंकि कोई गवर्नमेंट उस समय नहीं थी, ठीक है? कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो हमारा साथ दे, ठीक है? जो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है? तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कि एक तो संस्था ऐसी होगी जो हमारी बात रख सके अंग्रेज़ों के सामने, जो डटकर सामने आ सके, ठीक है? वो कहे तो हम एक साथ इकट्ठे हो जाएँ, ठीक है? एक ना एक संस्था की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है? और पड़ती ही है अगर हम किसी चीज़ का विरोध करना चाहते हैं या हमें अपनी बात ऊपर तक पहुँचानी होती है, तो हम किसके माध्यम से कहते हैं? किसी न किसी पार्टी के माध्यम से कहते हैं, कोई एक व्यक्ति तो नहीं लड़ सकता मिलकर, ठीक है? एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें किसी से भी लड़ना होता है तो। तो इसीलिए हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ज़रूरत पड़ी। तो यही हुआ था कि 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही मतलब ये 1860 के आसपास की बात है, कि राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता जो थे, वो एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। मतलब एक ऐसे संगठन के लिए वो प्रयासरत थे, जो पूरे भारत को एक साथ जोड़ सके। ठीक है? इस विचार को मूर्त एवं व्यावहारिक रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था ए ह्यूम। ठीक है? तो इन्हें इसका अगर श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने ही स्थापना की थी कांग्रेस की। 28 दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई? तो बम्बई में एक स्कूल था, एक कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहीं पर ए.ए. हुम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है? और ए.ए. हुम के अतिरिक्त एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। ठीक है? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टोरी है, ठीक है? कैसे इसकी स्थापना हुई और किसने स्थापना की। ठीक है, तो कांग्रेस के बारे में इतना ही है आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे बंग-भंग आंदोलन की, कि बंग-भंग आंदोलन क्या है, ये क्यों स्टार्ट किया गया था? ठीक है, किसे कहते हैं बंग-भंग आंदोलन? तो आईएनसी का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? इंग्लिश में लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी की स्थापना के पश्चात अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रयास से देश में निरंतर राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, ठीक है? सबसे पहले एक संगठन की ज़रूरत थी, वो संगठन बन गया, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। उसके बाद तो कई छोटे-छोटे जो संगठन थे वो बन के तैयार हुए, ठीक है? जो राजनीतिक जागरूकता थी वो लोगों में बढ़ गई, ठीक है? अब हम थोड़े और जागरूक हो रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, ठीक है? देश की आज़ादी के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रयास से देश में निरंतर राजनीतिक जागरूकता बढ़ती जा रही थी। इस राजनीतिक जागरूकता का जो केंद्र था वो बंगाल था, जहाँ से संपूर्ण देश में इसे प्रसारित किया जा रहा था। उस समय बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा सम्मिलित थे, ठीक है? उस समय जो बंगाल प्रांत था उसमें 3 चीज़ें सम्मिलित थीं। जो आज के समय का बंगाल है, जो बिहार है और जो उड़ीसा, ये भी उस समय उसमें सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्ज़न ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की, ठीक है? जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, यह अंग्रेजों की फूट डालो, शासन करो वाली नीति का ही एक हिस्सा था। बंगाल का विभाजन पश्चिमी तथा पूर्वी बंगाल 2 प्रांतों में किया गया। इसमें जो
पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जबकि जो पश्चिमी क्षेत्र था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था। इतिहास में इस बँटवारे को बंग-भंग के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है? तो देखिए, अंग्रेज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाले थे, वो बहुत दिमाग लगाते थे चीज़ों में। उन्हें पता था कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं वो बंगाल से ही हो रही हैं। बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, क्यों ना इसे तोड़ दिया जाए, ठीक है? तोड़ने से बहुत फ़ायदा होगा। तोड़ने से क्या कि एक तो बंगाल को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? ऊपर से हिंदू-मुस्लिम में अगर तोड़ देंगे, ऐसे एरिया में तोड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ आपको पता है कि जो पूर्वी बंगाल है, उसमें मुसलमान ज़्यादा हैं, जो आज के समय का बांग्लादेश है, ठीक है? जो पश्चिमी बंगाल, उसमें हिंदू की संख्या है बहुत ज़्यादा है। अगर हम ऐसे तोड़ेंगे तो हिंदू-मुस्लिम की जो टकरार है वो भी सामने आ जाएगी, ठीक है? आपस में भी ये लोग लड़ने लग जाएँगे, ठीक है? मुसलमानों को हम थोड़े फ़ायदे दे देंगे कि आपके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाएगा, अलग सुविधाएँ दी जाएँगी, ठीक है? तो ऐसे करके उन्हें भी अलग रखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी कम हो जाएँगी, ठीक है? जो अंग्रेज़ों को बार-बार सामना करना पड़ रहा था, ठीक है? राजनीतिक और वैसे विरोध का, तो वो भी कम करना पड़ेगा। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, या कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्ज़न ने क्या किया, एक नीति लेके आए जिसके अनुसार इन्होंने विभाजन कर दिया बंगाल का, ठीक है? इसकी घोषणा इन्होंने 19 जुलाई 1905 को ही कर दी थी, जबकि ये प्रभावी रूप से कब सामने आया तो 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था, ठीक है? उसके बाद कई जगह आंदोलन हुए बंगाल में, कई जगह दंगे हुए, कई लड़ाइयाँ भी हुईं, लेकिन वो सारे दबा दिए गए बाद में, ठीक है? तो इसी को बंग-भंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा कि बंग-भंग आंदोलन क्या था? तो जब अंग्रेज़ों ने या लॉर्ड कर्ज़न ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, ठीक है? तो इसी को बंग-भंग के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट जो है वो बहुत फ़ेमस है, इसे काला कानून भी कहा जाता था, ठीक है? कई अलग-अलग नामों से इसे जाना गया, ठीक है? तो जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया कानून था। इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला सिद्धांत लागू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी के सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में 2 विधेयक लाए गए। पारित होने के बाद इन विधेयकों को रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। ठीक है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो सर सिडनी रॉलेट थे, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। अब इस एक्ट में था क्या? तो देखिए, इस एक्ट में ऐसा था कि अगर आप कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं, ठीक है? तो आपके ऊपर ये भी पता नहीं किया जाएगा कि आप उसमें सच में शामिल हैं कि नहीं हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर इस एक्ट के तहत कई सारी गिरफ्तारियाँ हुईं, कई ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया जो बिल्कुल गुनहगार नहीं थे, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, ठीक है? क्योंकि बस संदेह के आधार पर आप जेल में डाल सकते थे, उसके बाद आप सज़ा उन्हें दे सकते थे, ठीक है? जो मजिस्ट्रेट वगैरह थे, वो सीधे सज़ा सुना देते थे, ठीक है? बस शक होने की स्थिति में ही। तो फिर क्या था कि एक्ट को लागू करना क्या था कि भारतीयों के विरोध के बाद भी रॉलेट एक्ट विधेयक को लागू कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। इस आधार पर अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट जिसका बहुत विरोध हुआ। कई जगह मीटिंग्स वगैरह की गई, उनका विरोध किया गया। ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें भी इसी के ऊपर विरोध के ऊपर मीटिंग चल रही थी कि कैसे हमें रॉलेट एक्ट का विरोध करना है। अब हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि रॉलेट एक्ट जो था इसका काफ़ी विरोध हुआ। कई जगह मीटिंग्स वगैरह हुई, कई जगह लोग जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है, जिनका विरोध हुआ। तो वैसे ही इसी क्रम में पंजाब में क्या हुआ कि उस समय वहाँ पर 2 नेता थे। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। ठीक है? इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के लिए। ठीक है? इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो लोग विरोध में थे, इसके लिए मीटिंग कर रहे थे। ठीक है? जलियांवाला बाग के अंदर मीटिंग चल रही थी। तो वही था कि भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि उस समय बैसाखी का दिन था। ठीक है? तो बैसाखी आपको पता है कि पंजाब का मुख्य त्योहार है। ठीक है? बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो उस समय बैसाखी ही था। उस समय वहाँ रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज अफसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से 1000 तक लोग मारे गए थे। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने 400 लिखा है क्योंकि जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो मरने वालों की संख्या भी जो थी वो 400 से लेकर 1000 के बीच में थी। ठीक है, और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो इसका फिर इतना विरोध हुआ कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी, वो विरोध के स्वरूप वापस लौटा दी थी।
ठीक है? कई लोगों ने अपनी उपाधियाँ लौटा दी थी इसमें, ठीक है? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। ये 1 नंबर में पूछ सकता है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस विरोध में मतलब लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी, उसे लौटा दिया था। ठीक है? तो क्यों हुआ था ये हत्याकांड? आपको क्लियर हो गया होगा कि हुआ क्या था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी क्रम में पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद वहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पर क्या था कि जो जनरल डायर था अंग्रेज़ अफ़सर, उसने अकारण ही क्या किया था, उस सभा में उपस्थित जितनी भी भीड़ थी उस पर गोलियाँ चलवा दी। ठीक है? एक ही गेट था वहाँ से निकलने का, उस गेट को बंद कर दिया गया और उन पर अकारण बहुत सारी गोलियाँ चला दी गई। जिसमें 400 से लेकर 1000 तक लोग मारे गए थे और लगभग 2000 लोग घायल हुए थे। ठीक है? बहुत भयावह दृश्य था वो। ठीक है? तो उसके बाद काफ़ी विरोध हुआ, जनरल डायर को वापस बुला लिया गया इंग्लैंड, ठीक है? वहाँ से हटा के इंग्लैंड बुला लिया गया। फिर बाद में इसका बदला लिया था ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मार के, ठीक है? तो ये स्टोरी है। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हुआ खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में भी जान लेते हैं कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? और ये क्यों हुआ, किसने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा का पद पुनः स्थापित करना था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। इसका मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के प्रति ब्रिटिश शासन के रवैये से संपूर्ण विश्व के मुसलमान आक्रोशित हो उठे थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, जिसके कारण ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। तुर्की के साथ सेवर्स की संधि करके तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर खलीफा को पद से हटा दिया गया, जिसे मुसलमानों ने अपमान के तौर पर लिया। इसी के विरोध में अली बंधुओं यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि उस समय जो तुर्की के खलीफा थे, उन्हें जितने भी मुसलमान थे कि कोई भी देश के हों, ठीक है? वो अपना प्रधान मानते थे, ठीक है? एक तरीके से कह सकते हैं उन्हें पूजते हों या प्रधान मानते हों, ठीक है? एक ही चीज़ है, ठीक है? प्रधान मानते थे। तो इसलिए जब तुर्की ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साथ दिया, ठीक है? ब्रिटेन के विरुद्ध और उसमें क्या हुआ था ब्रिटेन की जीत हो गई थी। तो जब ब्रिटेन की जीत हो गई तो उसने तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की। अब सेवर्स की संधि में कई सारे होता है जब भी कोई संधि होती है, तो कई सारी चीज़ें छीन ली जाती थी। तो भई इसमें भी हुआ कि सेवर्स की संधि में जो तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य था, उसका विभाजन कर दिया अंग्रेज़ों ने और खलीफा जो थे, उन्हें खलीफा के पद से हटा दिया गया। ठीक है? जो साम्राज्य था उसका विभाजन कर दिया और खलीफा को उनके पद से हटा दिया गया। तो इसका फिर विरोध हुआ, जहाँ भी देशों में मुसलमान थे उन्होंने विरोध किया क्योंकि वो अपना प्रधान मानते थे उन्हें। ठीक है? तो इसी क्रम में क्या हुआ था भारत में, अली बंधु जो थे जिन्हें मोहम्मद अली और शौकत अली कहते हैं, ठीक है? इन्होंने क्या किया था खिलाफत आंदोलन चलाया था और ये कब से कब तक चला? तो 1919 से लेकर 1924 तक चला था। ठीक है? ये चीज़ याद रखना। तो अपने आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और 2-3 चीज़ें जो रह गई हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और इसी के साथ जो आपकी हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? फिर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।